Good morning, people. I can say rather good evening, good morning, good afternoon to all of you. So अभी तक हम लोग ने जीएसटी का एग्जाम्शन तक का सफ़र हम लोग तय कर चुके हैं. तो ये लेक्चर में हम लोग आईटीसी चैप्टर करेंगे. एंड आईटीसी में कैपिटल गुड्स रिलेटेड रूल 43 में अमेंडमेंट है, एक मेजर अमेंडमेंट है. एंड उससे लास्ट अटेम्प्ट में एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया नहीं था, तो ये अटेम्प्ट के लिए वो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बनता है. एंड दैट क्वेश्चन यू विल फाइंड इन योर लास्ट आरटीपी आई गेस. तो उसका सल्यूशन भी आईसीएआई ने प्रोवाइड करवा दिया है ऑलरेडी. आप लोग वो ये चैप्टर पढ़ने के बाद वो क्वेश्चन ज़रूर कर लेना एक बार, सो दैट आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी कितना है आप लोगों को वो टेस्ट हो जाए. सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम वी जस्ट जंप इनटू द चैप्टर, राइट. चलो, इनपुट टैक्स क्रेडिट पढ़ रहे हैं. पहले तो इधर पे लाइक ऑलवेज राइट हैंड साइड में देखते हैं कि अपना ये चैप्टर करने का ऑब्जेक्टिव क्या है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी वुड अंडरस्टैंड व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर. देखो, ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस चैप्टर इज टू फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ एलिजिबल आईटीसी. दिस इज द की वर्ड फॉर दिस चैप्टर. एलिजिबल आईटीसी कितना है ये निकालना है. एंड अभी निकाल के ऐसे रख तो नहीं देंगे ना, निकालने के बाद उसको आउटपुट टैक्स लायबिलिटी के साथ एडजस्ट करके जो नेट अमाउंट आता है वो पेमेंट करेंगे. तो एंड टू यूटिलाइज द आईटीसी अगेंस्ट आउटपुट टैक्स पेएबल. तो यहाँ पे देखो मैंने बड़ा बड़ा करके लिख के रखा है, अमेंडमेंट है, रूल 43 में अमेंडमेंट है, ठीक है. एंड ऑब्जेक्टिव इज आउटपुट टैक्स जो फाइनल पेमेंट है वो है आउटपुट टैक्स इज इक्वल टू आउटपुट टैक्स जो पेएबल आता है ना, ये है ग्रॉस. ग्रॉस के साथ ग्रॉस में से आईटीसी लेस कर देंगे तो निकल जाएगा जो फाइनल है. दिस इज पेएबल का अमाउंट आ जाएगा. तो मेजर सेक्शंस के जो लिस्ट है वो देखो. सेक्शन 16 दैट इज 12 कंडीशंस टू अवेल आईटीसी. फिर सेक्शन 17, ये सेक्शन कॉमन क्रेडिट एंड ब्लॉक क्रेडिट के बारे में बात करता है, स्पेशली 17 सबसेक्शन 5. फिर सेक्शन 18 आईटीसी इन फ्यू स्पेशल केसेस, जहाँ पे लेफ्ट ओवर आईटीसी के बारे में बात करेंगे. मतलब कुछ एक प्रायर पीरियड वाला आईटीसी जो बच गया है उसको कैसे डील करना है. लेफ्ट ओवर के बगल में ये लिख लो, प्रायर पीरियड आईटीसी. जैसे अकाउंट्स में हम लोग पढ़ते हैं ना प्रायर पीरियड आइटम पीपीआई, वैसे इसका पीपीआई ये है. फिर सेक्शन 19 दैट इज जॉब वर्कर. फिर इकट्ठे पढ़ना है सेक्शन 20 एंड सेक्शन 21 फॉर आईएसडी, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर. ये इस सेक्शन के टोटल जो फ्लो है वो आपके सामने है. फिर चैप्टर का एक छोटा सा बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड को समझते हैं अच्छे से. पहले देखो, जो इस चैप्टर का जो बैकग्राउंड है, सी ये है सप्लायर एस एंड रेसिपिएंट आर. तो सप्लायर यहाँ पे रेसिपिएंट को एक सप्लाई दे रहा है. ये घटना सप्लाई भी बन जाता है, मतलब सप्लाई बन जाता है मतलब वी आर एज्यूमिंग कि वो एक्टिविटी बिजनेस कंसिडरेशन वाला क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो गया है तो सप्लाई है. एंड सप्लायर इनवॉइस भी बना दिया है, उसका टाइम ऑफ सप्लाई भी निकाल लेंगे सेक्शन 12 एंड सेक्शन 13 के हिसाब से. फिर आउटपुट जीएसटी पेमेंट करना है ये भी तय हो गया है. एंड फाइल रिटर्न दैट इज जीएसटीआर 3. अभी जीएसटीआर 3 जो होता है ना, दिस इज मंथली रिटर्न. मंथली जीएसटी का जो रिटर्न है वो है जीएसटीआर 3. तो ये रिटर्न जब फाइल, देखो रिटर्न फाइल करने से पहले जब यहाँ पे सप्लाई दिया गया है वो टाइम पे जो सप्लायर है ही नीड्स टू फाइल जीएसटीआर 1. कब तक फाइल करना है? अप टू 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ. ये डेट तक
उसको GSTR 1 फाइल कर देना है। एंड GSTR 1 जैसे ही फाइल हो जाता है, GSTR 1 फाइल होने के साथ साथ यहाँ पे ई लायबिलिटी रजिस्टर जो है ये अपडेट हो जाता है। ठीक है, ठीक। फिर यहाँ पे जो रेसिपिएंट है, रेसिपिएंट सप्लाई, देखो यहाँ पे रेसिपिएंट का इनवर्ट सप्लाई बना, तो इनवर्ट सप्लाई लिया तो उसने वो ITC बुक करेगा एंड फाइल रिटर्न, उसका जो मंथली रिटर्न है वो GSTR 3 में फाइल करेगा। एंड ये जो ITC बुक करने के लिए यहाँ पे कुछ 12 ऑड कंडीशंस आर देयर, वो एज पर सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 है, वो इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं। बस इतना याद रख लो, 12 कंडीशन है टू अवेल द ITC। फिर जो रेसिपिएंट है ये GSTR 2 फाइल कर देगा। द रेसिपिएंट विल फाइल GSTR 2। तो GSTR 2 कब तक फाइल करना है? बाय 15th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। एंड जब GSTR 2 फाइल कर देगा तो उसका ई क्रेडिट लेजर में वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये पूरा घटना, अभी ये GSTR 1, GSTR 2, GSTR 3 ये सब कुछ फाइल होगा कॉमन पोर्टल में। कॉमन पोर्टल बोले तो gst.gov.in, ये पोर्टल पे सब ये सब कहानी चलता है। फिर यहाँ पे देखो एक डॉटेड लाइन है, कॉमन पोर्टल GSTR 2 ये रेसिपिएंट को रिफ्लेक्ट करेगा। अभी GSTR 2 में जितना ITC रिफ्लेक्ट करता है उतना ही ये ITC ले सकता है रेसिपिएंट। तो ये GSTR 2 वाला जो रिटर्न है वो एडिटेबल नहीं है, मतलब दैट कैन ओनली बी व्यूड बाय द रेसिपिएंट। फिर यहाँ पे एक छोटा सा नोट है, रिमेंबर नेगेटिव या फिर ब्लॉक्ड क्रेडिट्स अंडर सेक्शन 17(5). तो फिर आगे बढ़ते हैं। जो 12 कंडीशंस बोला हम लोग ने, जो डिस्कस किया एज पर सेक्शन 16 सबसेक्शन 2, 12 कंडीशंस टू क्लेम ITC। एक तो है इनवॉइस होना चाहिए, मतलब सप्लायर ने इनवॉइस इशू कर दिया है ऐसा होना चाहिए। या फिर जो RCM वाला केसेस है वो केस में रेसिपिएंट खुद को सेल्फ इनवॉइस जनरेट करके चलेगा। या फिर बिल ऑफ एंट्री होना चाहिए इन केस ऑफ इंपोर्ट, जो इंपोर्ट वाला केसेस है उस पर बिल ऑफ एंट्री होगा। या फिर जो हेड ऑफिस का कोई ब्रांच है वो केस में ISD वाला इनवॉइस रहना चाहिए। मतलब इन शॉर्ट इनवॉइस रहना चाहिए रेसिपिएंट के पास टू क्लेम ITC। इफ गुड्स रिसीव्ड इन इंस्टॉलमेंट देन डीम्ड टू बी रिसीव्ड ऑन रिसिप्ट ऑफ, मतलब ऑन रिसिप्ट, जब देखो ऑन रिसिप्ट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट। इसका क्या मीनिंग है? कई बार ऐसा होता है कि जो गुड्स जो सप्लाई है ना, वो गुड्स कुछ लॉट्स में आने वाले हैं। तो लॉट्स में जब आएंगे वो टाइम पे ना, जब लास्ट इंस्टॉलमेंट का गुड्स रिसीव हो जाता है तभी उसको रिसीव मानेंगे, उसके पहले नहीं। फिर दूसरा यहाँ पे कंडीशन है, रेसिपिएंट नीड्स टू फाइल वैलिड GSTR 3 ऑन टाइम। तीसरा कंडीशन है, द गुड्स और सर्विसेज मस्ट हैव रिसीव्ड, जो गुड्स है वो रिसीव हो जाना चाहिए सप्लायर को बिफोर अवेलिंग ITC। फिर चौथा अपना पॉइंट है, सप्लायर नीड्स टू फाइल वैलिड GSTR 3, जो सप्लायर है ना ही ऑल्सो नीड टू फाइल GSTR 3 ऑन टाइम। ऊपर जो डायग्राम है उसमें भी वो था। यहाँ पे एक 10% वाला क्लॉज है, वो डिस्कस करते हैं नीचे। तो देखो जो यहाँ पे इसने ये जो GSTR 1 अपलोड किया सप्लायर ने, अभी ऐसा हो सकता है कि वो सप्लायर पूरा जो उसका ITC है वो ITC पूरा उधर पे शो नहीं किया। मतलब समझो ITC बनता था 10,000 का, उसने शो किया 8,000, तो 8,000 रिफ्लेक्ट कर रहा है GSTR 2A में। तो अभी देखो नॉट अपलोडेड पोर्शन जो है shall not exceed 10% of uploaded portion, that is amount reflecting in GSTR 2A। यहाँ पे maximum ITC that can be booked by the recipient is, जो not uploaded portion है ना, अपने एग्जाम्पल में जो 2,000 रुपीज़ वो, या फिर 10% ऑफ GSTR 2A। GSTR 2A में कितना, देखो अपना एग्जाम्पल भी साथ साथ में लिख के चलते हैं ताकि आप लोग ये चीज़ आप लोगों के दिमाग में भी एकदम सेट हो जाए। जो GSTR 2A में अपने एग्जाम्पल में 8,000 रिफ्लेक्ट कर रहा है,
उसका 10% इज इक्वल टू ₹800 एंड नॉट अपलोडेड पोर्शन दैट वाज 2000। अभी विच एवर इज लोअर, ये दोनों में से 800 इज लोअर, तो 800 विल बी अलाउड एज ITC टू द रेसिपिएंट। फिर फिफ्थ कंडीशन इज पेमेंट बाय रेसिपिएंट टू द सप्लायर शैल बी मेड विद इन 180 डेज फ्रॉम इनवॉइस डेट। मतलब अभी सप्लायर सप्लाई दे रहा है, रेसिपिएंट रिसीव कर रहा है, तो रिसीव कर रहे थे उसको पेमेंट भी तो देना होगा सप्लायर को। ऐसा नहीं है, देखो ये क्लॉज क्यों डाला गया, ये क्लॉज इसलिए इंसर्ट किया गया टू डिस्करेज फेक इनवॉइसिंग। अभी कैसे डिस्करेज हो रहा है, देखो आप लोग खुद थोड़ा सोचोगे, थोड़ा दिमाग लगाओगे, समझ जाएगा। मैं तो समझाने के लिए हूँ ही यहाँ पे। देखो इसका मोटिव ये है टू डिस्करेज फेक इनवॉइसिंग। अभी यहाँ पे पेमेंट वाला क्लॉज नहीं होता तो कोई भी रेसिपिएंट वो ऐसे ही सप्लायर को बोलता कि भाई इनवॉइस अभी कर दो, मैं ITC ले लेता हूँ, पेमेंट तो करना ही नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे पेमेंट का क्लॉज दिया गया ताकि ये ट्रांजैक्शन को ट्रैक कर सके एंड जो मैल प्रैक्टिसेस है उसको रोका जा सके। तो बेसिकली ये 180 डेज के अंदर अंदर पेमेंट हो जाना चाहिए। अगर पेमेंट मतलब 180 दिन के अंदर पेमेंट हो गया तब तो कोई दिक्कत नहीं है, बुक ITC। इफ द पेमेंट इज नॉट मेड विद इन 180 days देन रिवर्स द ITC अवेल्ड ऑन 181st डे। मतलब 180 दिन बीत गया, इलैप्स हो गया 180 डेज, उसके बाद वाला जो नेक्स्ट डे है उस दिन ITC को रिवर्स करना होगा अलॉन्ग विथ 18% इंटरेस्ट। तो पेमेंट मेड एट अगर देखो फिर अगर ये रिवर्स कर दिया उसके बाद कोई भी फ्यूचर डेट में रेसिपिएंट ने वो पेमेंट कर दिया सप्लायर को, तो वो केस में द रेसिपिएंट कैन रीअवेल द ITC। उसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है, कभी भी किया तो चलेगा। फिर अपना 6 नंबर वाला जो क्लॉज है, इनवर्ड सप्लाई शैल बी यूज्ड फॉर बिजनेस पर्पस बाय रेसिपिएंट, आउटवर्ड सप्लाई ऑफ रेसिपिएंट शुड बी नॉन एग्जेम्प्टेड। मतलब जो रेसिपिएंट का जो आउटवर्ड सप्लाई है दैट शुड नॉट बी नॉन एग्जेम्प्टेड। अभी नॉन एग्जेम्प्टेड का क्या डेफिनेशन है बाद में देखते हैं। फिर लास्ट डेट टू बुक ITC, एक तो 30th सितंबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। अभी ईयर का मतलब ब्रैकेट में मैंने लिखा नहीं है, फाइनेंशियल ईयर एंड मतलब, और एक तो ये डेट एंड दूसरा है एक्चुअल एनुअल रिटर्न फाइलिंग डेट। ये दोनों में से जो भी अर्लियर वाला डेट होगा दैट विल बी द लास्ट डेट टू बुक ITC। फिर इधर बुक ITC और डिप्रिसिएशन, मतलब एक तो तुम GST में ITC का क्रेडिट ले लो, नहीं तो जो सेक्शन 32 वाला इनकम टैक्स एक्ट में डिप्रिसिएशन है, दोनों में से कोई एक ही मिलेगा, दो नहीं, डबल बेनिफिट नहीं है। फिर नो ITC इन केसेस ऑफ रीअसेसमेंट फ्रॉड। कभी कोई भी केस में जब प्रॉपर ऑफिसर ने कोई रीअसेसमेंट का ऑर्डर पास किया, नहीं तो फ्रॉड पकड़ा गया, वो सब केस में ITC नहीं मिलेगा। फिर इनवर्ड सप्लाई शुड नॉट बी अ ब्लॉक्ड सप्लाई अंडर सेक्शन। ब्लॉक्ड सप्लाई क्या है वो भी हम लोग बाद में देखते हैं, अभी थोड़ी देर में। तो ब्लॉक्ड सप्लाई होगा उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। फिर कैपिटल गुड्स, जो कैपिटल गुड्स का आप ITC ले रहे हो तो दैट कैपिटल गुड्स शुड बी यूज्ड फॉर होल लाइफ ऑफ गुड्स। अभी GST में इन GST लाइफ इज इक्वल टू 5 years और 60 months। मतलब कैपिटल गुड्स के केस में उसका लाइफ फॉर द पर्पस ऑफ ITC चैप्टर उसका लाइफ है 5 years या फिर 60 months। देखो इफ सोल्ड इन बिटवीन द ITC टू बी एडेड बैक टू आउटपुट टैक्स लायबिलिटी प्रोपोर्शनेटली। प्रोपोर्शनेटली का क्या मतलब है, जितना ITC के लिए आप एलिजिबल नहीं हो उतना पोर्शन ITC, मतलब जितना पीरियड बाकी रह गया है, समझो 60 मंथ्स यूज़ करना था आपने, 24 मंथ्स यूज़ किया 2 साल, तो बाकी जो 36 मंथ्स है
उसका प्रोपोर्शनेट आईटीसी रिवर्स कर दो या फिर आउटपुट टैक्स में ऐड कर दो। फिर मीनिंग ऑफ एग्जेम्प्टेड एंड नॉन एग्जेम्प्टेड फॉर आईटीसी चैप्टर। ये एक तो एग्जेम्प्टेड का मीनिंग है, दूसरा नॉन एग्जेम्प्टेड का क्या मीनिंग है। ये दोनों मीनिंग ये चैप्टर के लिए स्पेसिफिक मीनिंग्स है फॉर दिस चैप्टर ओनली। चलो सीखते हैं। एक तो देखो ये सप्लाई है, इसको मैंने दो हिस्सा में बांट दिया, एक एग्जेम्प्ट कैटेगरी, दूसरा नॉन एग्जेम्प्ट कैटेगरी। अब एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में 6 आइटम्स है, नॉन एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में 4 आइटम्स है। तो एग्जेम्प्ट कैटेगरी में जो नेचुरली एग्जेम्प्ट कैटेगरी में आता है जो चीज़, पहला जो नील रेटेड हो, 100% एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन हो कोई भी गुड्स में, नॉन टैक्सेबल हो। नॉन टैक्सेबल मीन्स 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स या फिर लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। तो नॉर्मली ये 3 आइटम, नॉर्मली भी ये 3 आइटम एग्जेम्प्टेड रहता है। अभी ये चैप्टर के लिए स्पेसिफिक किसको किसको एग्जेम्प्टेड बनाया है, देखो एग्जेम्प्टेड यहाँ पे जो क्रक्स है इस चीज़ का, ये एग्जेम्प्टेड वाला को आईटीसी नहीं देना है। मतलब जिसको आईटीसी नहीं देना है उसको एग्जेम्प्ट बना देंगे। एंड नॉन एग्जेम्प्टेड मतलब आईटीसी देना है। तो जो केसेस में गवर्नमेंट को आईटीसी देना है वो केस को नॉन एग्जेम्प्टेड बना देंगे। तो ये चैप्टर के लिए स्पेसिफिक है। एक तो आरसीएम वाली जो आउटवर्ड सप्लाईज है वो एग्जेम्प्ट कैटेगरी में आएगा। फिर कोई भी सिक्योरिटीज़ का सप्लाई हो रहा है तो सिक्योरिटीज़ का ना एट द रेट 1% ऑफ सेल वैल्यू उस प्राइस पे ले लेंगे, ये एग्जेम्प्ट कैटेगरी में आएगा। फिर जो लैंड है या फिर कंप्लीटेड बिल्डिंग है उसको हम लोग लेंगे एट सर्कल रेट। सर्कल रेट क्या है भला, रेट ऑन विच स्टैम्प ड्यूटी इज कैलकुलेटेड। जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है बेसिकली दैट इज द सर्कल रेट ऑफ द प्रॉपर्टी। फिर नॉन एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में आओ, यहाँ पे देखो एक तो टैक्सेबल हो गया, क्वाइट ऑब्वियस। फिर जीरो रेटेड, जीरो रेटेड मतलब एक्सपोर्ट अंडर बॉन्ड या फिर एलयूटी। फिर स्पेसिफिक फॉर दिस चैप्टर इंटरेस्ट अर्नड ऑन डीएलए मतलब डिपॉजिट लोन्स एडवांसेस पे कोई इंटरेस्ट अर्न किया उसको नॉन एग्जेम्प्टेड मानेंगे, उस पर आईटीसी मिल जाएगा। फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्सपोर्ट कार्गो बाय वेसल, ये उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ऊपर का 3 याद रख लो चलेगा। तो ये वाला जो बॉक्स वाला जो पार्ट है दिस इज स्पेसिफिकली फॉर आईटीसी चैप्टर ओनली, और ये ऊपर का जो बॉक्स के बाहर वाला जो पार्ट है दैट इज एप्लीकेबल फॉर द एंटायर जीएसटी। फिर सेवरल ब्लॉक क्रेडिट्स अंडर सेक्शन, ये जो हेडिंग है सेवरल ब्लॉक्ड क्रेडिट्स अंडर सेक्शन 17 सबसेक्शन 5। देखो ये नंबर 1 है अपना पैसेंजर मोटर व्हीकल। पैसेंजर मोटर व्हीकल मतलब 13 पर्सन्स और लेस इंक्लूडिंग द ड्राइवर। तो इसमें डेफिनेटली वो छोटा मोटा जो ट्रैवलर टाइप का गाड़ी है वो सब आता है, बस वस नहीं आएंगे। तो पैसेंजर मोटर व्हीकल जो है इसके केस में एक तो लेफ्ट हैंड साइड में देखो नो आईटीसी अवेलेबल। अभी नो आईटीसी कौन सा केस में है, ये जो नो आईटीसी वाला केसेस है ना, जनरली आईटीसी ऑफ पैसेंजर मोटर व्हीकल इज नॉट अलाउड टू द रेसिपिएंट। तो सी where ITC is not allowed for the main goods or services, ITC will not be allowed to auxiliary services as well. ऑक्सिलरी बोले तो अभी मोटर व्हीकल का केस में एक तो रिपेयर मेंटेनेंस हो सकता है उस गाड़ी का, फिर उसका सर्विसिंग, इंश्योरेंस, ये सब जो ऑक्सिलरी सर्विस है ना। देखो ये जो मेन जो गाड़ी है, अगर गाड़ी पे आईटीसी मिल रहा है तो ऑक्सिलरी पे भी मिल जाएगा, अगर गाड़ी पे नहीं मिल रहा है तो इसमें भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो नो रेसिपिएंट इसका भी टू द रेसिपिएंट। इफ द कार इज टेकन ऑन लीज इंस्टेड ऑफ परचेज सेम ट्रीटमेंट एज अबव। अगर यहाँ पे खरीद नहीं रहा है बट लीज में ले रहा है तब भी सेम ट्रीटमेंट करेंगे, आईटीसी नहीं मिलेगा रेसिपिएंट को। फिर दूसरा पार्ट में आ जाओ, यहाँ पे देखो आईटीसी टू द रेसिपिएंट, यहाँ पे आईटीसी इज अलाउड टू द रेसिपिएंट। कौन सा केस में,
ये सेक्शन 17(5) सबसेक्शन 5 का एक्सेप्शन है. दिस इज एक्सेप्शन टू सेक्शन 17 सबसेक्शन 5. आईटीसी विल बी अलाउड इन बिलो केसेस. देखो इसको एफटीडी के नाम से याद रखो. एफटीडी, एफ वाला केस कौन सा है? फर्दर सप्लाई ऑफ द मोटर व्हीकल, मतलब कोई गाड़ी का शोरूम है. फिर टी, टी का मतलब है ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, मतलब यूज्ड इन, वो गाड़ी यूज हो रहा है पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस के लिए, तो वो केस में उसका आईटीसी मिल जाएगा. फिर डी का मतलब एफटीडी, डी का मतलब है ड्राइविंग ट्रेनिंग के लिए अगर वो गाड़ी यूज हो रहा है तो वो केस में भी आईटीसी मिल जाएगा. वेयर आईटीसी इज अलाउड फॉर द मेन गुड्स, आईटीसी इज ऑल्सो अलाउड फॉर ऑक्सिलरी सर्विसेज. मतलब ये वाले केसेस में रिपेयर, मेंटेनेंस, इंश्योरेंस, सर्विसिंग, इसका भी आईटीसी विल बी अलाउड टू द रेसिपिएंट. आई होप यू गाइज आर क्लियर विद दिस पर्टिकुलर मोटर व्हीकल वाला थिंग. फिर दूसरा पार्ट में आते हैं. यहाँ पे बात करेंगे वेसल और एयरक्राफ्ट का. ये भी सेम सेक्शन है लाइक द प्रीवियस वन. जनरली नो आईटीसी इज अवेलेबल टू आर, नो आईटीसी फॉर रिपेयर इंश्योरेंस एज वेल, बट आईटीसी टू रेसिपिएंट विल बी अलाउड इन केस ऑफ अबव एक्सेप्शन. अबव एक्सेप्शंस बोले तो एफटीडी, मतलब एफटीडी वाले केसेस में वो एक्सेप्शंस में फॉल करेगा, तो वो केस में आईटीसी अवेलेबल हो जाएगा. तो ये केस में आईटीसी मिल जाएगा. फिर मतलब यहाँ पे एफटीडी में एक एडिशन है. एक तो फर्दर सप्लाई हो सकता है गुड्स का, फिर पैसेंजर ट्रांसपोर्ट, जी फॉर एफटीजीडी यहाँ पे, या इसको याद रख लो एफटीजीडी. एफ फॉर फर्दर सप्लाई, टी फॉर पैसेंजर ट्रांसपोर्ट, जी फॉर गुड्स ट्रांसपोर्ट एंड डी फॉर ड्राइविंग पर्पस. जो कई बार पायलट ट्रेनिंग वगैरह होता है तो कार मैन्युफैक्चर. हाँ, यहाँ पे एक एक्सेप्शन है. इफ द रेसिपिएंट इज अ कार मैन्युफैक्चरर कंपनी और इट इज एन इंश्योरेंस कंपनी, इन दैट केस आईटीसी इज अवेलेबल ऑन इंश्योरेंस इवन इफ आईटीसी इज नॉट अलाउड फॉर द कार. दिस कॉमन सेंस वाली बात है यार. तो आईटीसी ऑन रिपेयर मेंटेनेंस इज ऑल्सो अलाउड. मतलब अगर मेन देखो ये वाला राइट हैंड साइड अपना जो है, जो आईटीसी अलाउड है, तो मेन गुड्स में आईटीसी अलाउ हो रहा है तो उसका रिपेयर मेंटेनेंस में भी आईटीसी अलाउ हो जाएगा. फिर पर्सनलाइज्ड नेचर ऑफ सर्विसेज में लेफ्ट हैंड अपना लेफ्ट कैटेगरी है नो आईटीसी टू रेसिपिएंट, राइट कैटेगरी है येस आईटीसी इज अवेलेबल टू द रेसिपिएंट. तो ये अपने का पढ़ने का पैटर्न है. लेफ्ट में नो आईटीसी, राइट में आईटीसी. फिर इसमें कौन कौन सा सर्विसेज कवर्ड है? एक तो फूड बेवरेजेस, कलर थोड़ा सिमिलर हो रहा है, चेंज कर देते हैं. फूड बेवरेजेस, फिर आउटडोर केटरिंग, ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ केयर सर्विसेज, कॉस्मेटिक या फिर प्लास्टिक सर्जरी वगैरह, लाइफ इंश्योरेंस सर्विसेज, हेल्थ इंश्योरेंस सर्विसेज. तो ये वाली सर्विसेज इसमें क्रेडिट टू द रेसिपिएंट फॉर दीज इनपुट सर्विसेज आर अलाउड इफ, यहाँ पे ये जो इफ वाला पार्ट है ना, सी दिस इज नॉर्मली ब्लॉक्ड, सर्विस अंडर सेक्शन 17 सबसेक्शन 5. तो नॉर्मली ये तो ब्लॉक्ड है, बट यहाँ पे जो एक्सेप्शन मैं बोल लूँगा, ये एक्सेप्शन वाले केसेस में इसमें आईटीसी अलाउड है. तो एक्सेप्शन भला क्या है? यूज टू सप्लाई, अभी वो सिमिलर आउटवर्ड सप्लाई, मतलब कोई आउटडोर केटरर है, वो केटरिंग वाली सर्विसेज इनपुट में ले रही है, तो आउटवर्ड में भी उसका अलाउ हो जाएगा. फिर एनी लीगल रिक्वायरमेंट, मतलब ये जो सप्लाई कर रहा है, अगर ये सप्लाई करने के पीछे कोई लीगल उसका रिक्वायरमेंट है, मतलब जैसे फूड बेवरेजेस, ये समझो मिड डे मील है, वो लीगल रिक्वायरमेंट है. लाइफ इंश्योरेंस, कुछ कंपनी में माइंस क्वेरी वगैरह, वो सब में लाइफ इंश्योरेंस मैंडेटरी होता है एम्प्लॉयज़ का. तो वो लीगल रिक्वायरमेंट के तहत अगर कर रहे हैं तो वो वाले केसेस में अलाउड हो जाएगा. तो एक्सेप्शन दो कौन कौन सा है याद रखना. एक तो यूज्ड फॉर फर्दर मतलब यूज्ड फॉर सिमिलर आउटवर्ड सप्लाई, एंड द सेकेंड वन इज फॉर लीगल रिक्वायरमेंट.
तो ये वाला केसेस में देखो, एक तो नॉर्मली ब्लॉक्ड रहेगा अंडर सेक्शन 17(5), अगर ये एक्सेप्शन में फॉल करता है तब आरटीसी अलाउ हो जाएगा फॉर एज एन एक्सेप्शन। फिर सेक्शन 19 पढ़ेंगे। सेक्शन 19 इज वॉक्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज। मैंने ऊपर इसको जॉब लिख दिया, जॉब वर्क लिख दिया था क्या गलती से? अरे हाँ यार, ये जॉब वर्क नहीं है, ये वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज है, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। चलो, तो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं। देखो ये वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट वाला चीज़ बहुत इजी है, फटाफट हो जाएगा। एक तो पहले जान लेते डेफिनेशन ऑफ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। पहले भी हम लोग पढ़ ये चीज़ ऑलरेडी जानते हैं। तीन कंडीशंस है। एक तो गुड्स एंड सर्विसेज दोनों यूज़ होना चाहिए। फिर रिजल्टेंट प्रॉपर्टी जो बन के तैयार हो रहा है दैट शुड बी एन इमूवेबल प्रॉपर्टी, एंड अ सिंगल कंसोलिडेटेड प्राइस। जो प्राइस चार्ज करेगा सप्लायर दैट शुड बी अ सिंगल कंसोलिडेटेड प्राइस फॉर द सर्विस। तो यहाँ पे वही सेम कहानी है अपना। लेफ्ट वाला साइड नो आईटीसी टू रेसिपिएंट, राइट वाला साइड यस आईटीसी इज अलाउड टू द रेसिपिएंट। तो इसमें देखो, व्हेन वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट डब्ल्यूसी मतलब वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस इज टेकन बाय एन एंड यूजर फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या क्या आता है? लैंड बिल्डिंग बना रहा है, या फिर टेलीकॉम टावर बना रहा है, या फिर पाइपलाइन फैक्ट्री के अंदर। तो ये तीनों जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, अगर वो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस लिया इसलिए जा रहा है फॉर द एंड यूज ऑफ मतलब एंड यूजर होगा उस रेसिपिएंट, वो वाला केसेस में आईटीसी अवेलेबल नहीं है। बट इसका एक्सेप्शन राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है। व्हेन वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस इज टेकन इन रिलेशन टू एनी प्लांट मशीनरी, मतलब प्लांट मशीनरी के लिए कोई वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस लिया जा रहा है, तो वो केस में वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस इसका जो रेसिपिएंट को आईटीसी मिल जाएगा। अब इसका एक एग्जांपल है वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस टेकन फॉर इंस्टॉलेशन इरेक्शन ऑफ अ जनरेटर। ये एग्जांपल बहुत कॉमन एग्जांपल है, इसमें क्वेश्चंस में भी आपको शायद दिख जाएगा कुछ भी ऐसा रिलेटेड। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस इज टेकन फॉर इंस्टॉलेशन या फिर इरेक्शन ऑफ अ जनरेटर, तो आईटीसी अलाउड हो जाएगा बिकॉज ये जनरेटर जो है ये प्लांट एंड मशीनरी के कैटेगरी में फॉल करता है। ठीक है। फिर व्हेन वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस इज अवेल्ड फॉर फर्दर सप्लाई ऑफ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस, वो वाले मतलब जो जो अपना जो था उधर ऊपर पॉइंट, जो सिमिलर सर्विस है, मतलब इनपुट में भी वही है आउटपुट में भी वही है, तो वो पर्पस बिजनेस पर्पस हो गया इसका, वो केस में आईटीसी अवेलेबल हो जाएगा। जैसे फॉर एन एग्जांपल ड्राइंग है, यहाँ पे एक छोटा सा बना हुआ है, बड़ा विचित्र मेरा पेंटिंग है। तो एक तो डीएलएफ है, आपको तो डीएलएफ का नाम पता है, डीएलएफ आईपीएल आता था। तो डीएलएफ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस एस से लिया, आईटीसी उसको मिल जाएगा, मतलब आईटीसी इज अलाउड टू डीएलएफ। डीएलएफ भी तो वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर है, एंड डीएलएफ भी आउटपुट में समझो गवर्नमेंट का कोई प्रोजेक्ट बन रहा है, तो वहाँ पे रिसिपिएंट गवर्नमेंट हो गया, तो आउटवर्ड में भी वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, इनवर्ड में भी वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, वो वाले केस में आईटीसी मिल जाएगा। फिर व्हाट इफ बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन सर्विस अवेल्ड सेपरेटली, मतलब वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं है बट रिजल्टेंट प्रॉपर्टी इमूवेबल प्रॉपर्टी है, उसको गुड्स सर्विस दोनों ही लग रहा है, तो वो वाला केस में सेम आईटीसी ट्रीटमेंट एज वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस। तो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का जो ट्रीटमेंट है सेम ट्रीटमेंट है, मतलब प्लांट मशीनरी के लिए यूज़ होगा तो अलाउ हो जाएगा, बाकी केसेस में अलाउड नहीं है फॉर द यूज़ ऑफ द एंड यूज़र। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट भी हो गया। फिर देखो, एक तो कंपोजिशन डीलर का जो एक स्पेशल केस है, इन केस ऑफ ये बात कंपोजिशन स्कीम चैप्टर पढ़ाते वक्त भी बोला था मैंने, जो कंपोजिशन डीलर है वहाँ पे नो आईटीसी एट ऑल, आईटीसी का कोई बात नहीं करेंगे। एक तो इसका इनवर्ट साइड है, जो इनवर्ट सप्लाई है यहाँ पे भी नो आईटीसी, मतलब कंपोजिशन डीलर को कुछ आईटीसी नहीं मिलता है। फिर ये इनवॉइस इशू नहीं करता है, कंपोजिशन डीलर ऑलवेज इश्यूज अ बिल ऑफ सप्लाई टू द बायर,
तो यहाँ पे भी आईटीसी का बात नहीं करेंगे, बिकॉज एज पर सेक्शन अभी हम लोग ने पढ़ा सेक्शन 2 में जो 12 कंडीशन है उसमें इनवॉइस होना मैंडेटरी है, तो यहाँ पे ये वाले केस पे इनवॉइस नहीं है, तो आईटीसी का कोई बात नहीं होगा। फिर दूसरा चीज़ है नॉन बिजनेस पर्पस क्या होता है, नॉन बिजनेस यूज़। ये देखो यहाँ पे ये सप्लायर है एस, सप्लायर ने परचेज किया एंड परचेज किया फॉर पर्सनल कंजम्पशन, मतलब बिजनेस पर्पस नहीं है, या फिर वो जो परचेज किया चोरी हो गया, स्टोलन और डिस्ट्रॉयड, खत्म, मतलब खराब हो गया। तो ये वाला जो 3 केसेस है दैट विल बी एक्सक्लूसिवली फॉल अंडर नॉन बिजनेस यूज, और ये केस में आईटीसी इसको नहीं दिया जाएगा। फिर फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूटेड, कई बार ऐसा होता है ना बिजनेस में, कोई नया गुड्स आप बना रहे हो तो मार्केट कैप्चर करने के लिए पहले आपको फ्री सैंपल्स देना पड़ता है डिस्ट्रीब्यूटर लोगों को। तो देखो ये सप्लायर एस है, उसने फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट किया, फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूटेड, एंड देखो इसमें क्या हुआ, पहले उसने तो आईटीसी ऑलरेडी बुक कर दिया था ऑन परचेज, फिर बाद में उसको फ्री डिस्ट्रीब्यूट किया। तो जब डिस्ट्रीब्यूट किया वो वाले केस में दिस इज, देखो फ्री में डिस्ट्रीब्यूट किया ना तो एफओसी बन गया, एफओसी के केस में नो कंसिडरेशन है, तो नो कंसिडरेशन में एक्टिविटी बिजनेस कंसिडरेशन, ये जो सी वाला कैटेगरी है तो सी वाला कंसिडरेशन फुलफिल नहीं हुआ, तो दिस इज नॉट अ सप्लाई, राइट, सप्लाई भी नहीं बन पाया, तो इसलिए आईटीसी इसको रिवर्स करना पड़ा एंड विच इज लायबल टू जीएसटी। फिर सेक्शन 17 पढ़ेंगे, बिजनेस एंड नॉन बिजनेस यूज। देखो where any inward supply is used for exclusively business purpose ITC is allowed fully, जब पूरा बिजनेस में यूज़ हो रहा है तो ITC भी पूरा यूज़ होगा, मतलब पूरा मिल जाएगा। फिर सेकंड में where any, देखो ये एक तो हो गया, फिर सेकंड पॉइंट इज where any inward supply is used for exclusively non business purpose, मतलब पूरा ही नॉन बिजनेस में यूज़ हो रहा है तो ITC मिलेगा ही नहीं। फिर तीसरा वाला केस है वेयर इनवर्ट सप्लाई इज यूज्ड कॉमनली फॉर बिजनेस एंड नॉन बिजनेस पर्पस, मतलब थोड़ा सा उसका पोर्शन बिजनेस पर्पस में जा रहा है, थोड़ा सा पोर्शन नॉन बिजनेस में यूज हो रहा है, तो प्रोपोर्शनेटली आईटीसी मिल जाएगा, मतलब जितना बिजनेस में यूज किया उतने का आईटीसी ही मिलेगा, बाकी का नहीं मिलेगा। फिर देखो सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 एंड 3 एग्जेम्प्टेड एंड नॉन एग्जेम्प्टेड। देखो मैं ये चैप्टर बहुत फास्ट पढ़ा रहा हूँ बिकॉज आप लोगों ने ऑलरेडी ये चैप्टर बहुत बार पढ़ लिया होगा, तो दिस इज़ ओनली फॉर द पर्पज ऑफ रिवीजन, सो इसलिए मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ, तो यूजुअली मैं थोड़ा स्लो पढ़ाता हूँ। आई होप यू गाइज विल फाइंड दिस यूजफुल एंड नॉट टू मच फास्ट। ओके लेट्स कंटिन्यू। एक्सक्लूसिव, फर्स्ट पॉइंट इज एक्सक्लूसिव नॉन एग्जेम्प्ट पर्पस, तो पूरा आईटीसी मिलेगा, फुल आईटीसी, एक्सक्लूसिवली एग्जेम्प्टेड पर्पस नो आईटीसी, कॉमन यूज दैट इज एग्जेम्प्टेड नॉन एग्जेम्प्टेड दोनों में यूज हो रहा है तो आईटीसी अलाउड प्रोपोर्शनेटली। यहाँ पे जो अपना रूल 42, देखो रूल 42 आता है इनपुट्स एंड इनपुट सर्विसेज के केस में, एंड जो जब भी प्रोपोर्शनेट के बात हो, जब भी यहाँ पे आईटीसी प्रोपोर्शनेट का बात होगा, फिर रूल 42 एंड रूल 43 के तरफ हम लोग मूव कर जाएंगे। इनपुट्स एंड इनपुट सर्विसेज के केस में रूल 42, एंड जब कैपिटल गुड्स के बारे में बात होगा वो टाइम पे रूल 43, एंड रूल 43 में अमेंडमेंट है। मैं ये लेक्चर, दिस लेक्चर विल कवर द अमेंडेड लॉ ओनली। तो यहाँ पे देखो जो बैंकिंग सेक्टर है ना, बैंकिंग सेक्टर को एक ऑप्शन मिलता है कॉमन क्रेडिट वाले केस में, एक दे कैन बुक आईटीसी ऑन एक्चुअल बेसिस, अगर इनवॉइस वाइज पता है कि एग्जेम्प्टेड में कितना, नॉन एग्जेम्प्टेड में कितना, तो वो केस में एक्चुअल बेसिस में कर लो। अगर ये झंझट नहीं चाहिए तो ये एक ऑप्शन दिया गया है कि आईटीसी का आप 50% बुक करो और बाकी 50% का छोड़ दो, मतलब छोड़ दो, लेना ही नहीं है, बुक 100%। और यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, दे कैन बुक 100% आईटीसी इफ द सप्लाई इज बिटवीन ब्रांचेस ऑफ द बैंक, मतलब सेम बैंक का 2 ब्रांच के अंदर ट्रांजैक्शन हो रहा है तो वो केस में पूरा आईटीसी बुक कर लो, 50-50 नहीं करना है, पूरा बुक कर लो। एंड प्रोपोर्शनेट ऑन टर्नओवर बेसिस, मतलब एग्जेम्प्ट टर्नओवर बाय टोटल टर्नओवर, ये होता है रेशियो, ये रेशियो में प्रोपोर्शनेट करना होता है। फिर इन केस ऑफ कैपिटल गुड्स 5% पर क्वार्टर ऑन और पार्ट ऑफ क्वार्टर, तो पहले ही बताया है कि 60 मंथ्स का लाइफ है, 60 मंथ्स का जो लाइफ है, आप एक क्वार्टर में 3 महीना आता है,
तो 60 डिवाइडेड बाई 3, टोटल नंबर ऑफ क्वार्टर्स कितना होगा 20, पर क्वार्टर 5%, 20 इंटू 5 करके देख लो, 100% पूरा कवर हो जाता है। तो कैपिटल गुड्स का लाइफ है 5 ईयर्स और 60 मंथ्स और 20 क्वार्टर्स। वन ऑप्शन हैज़ टू बी एक्सरसाइज फॉर अ कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर। मतलब जो बैंक है, बैंक्स को जो ये ऑप्शन दिया गया है, ये ऑप्शन ऐसा नहीं है कि आप 2 महीना वो ऑप्शन में आईटीसी बुक किया, फिर 2 महीना एक्चुअल बेसिस पे किया। आपको एक्चुअल में करना है तो एक पूरा फाइनेंशियल ईयर के लिए एक्चुअल में करो। अगर आपको वो ऑप्शन 50-50% वाला ऑप्शन चाहिए तो वो भी एक पूरा फाइनेंशियल ईयर के लिए आप फॉलो करो, बीच में चेंजेस अलाउड नहीं है। फिर कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमन क्रेडिट, देखो ये कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमन क्रेडिट है, ये इस चैप्टर का जान है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट है। लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग देख के चलेंगे रूल 42। ये वाले केस में हम लोग बोलते हैं आईटीसी का रिवर्सल करना, जो प्रोपोर्शनेट पोर्शन है। एंड रूल 43, इसको यहाँ पे बोलेंगे ऐड इन आउटपुट लायबिलिटी। जो करंट मंथ का जो आउटपुट टैक्स है उसमें जो डिसअलाउड पोर्शन है उसको ऐड कर देंगे। एंड रूल 42 में क्या है, आईटीसी का रिवर्सल करना है, जो आईटीसी बुक किया है उसको लेस करेंगे, आउटपुट में ऐड नहीं करना है, ठीक है। फिर रूल 42 एप्लीकेबल इन द केसेस ऑफ इनपुट्स एंड इनपुट सर्विसेज, एंड रूल 43 इज एप्लीकेबल इन केसेस ऑफ कैपिटल गुड्स। तो सेक्शन 7, इसको हम लोग लीगली हम लोग ऐसे इसको पढ़ेंगे, सेक्शन 17 रेड विथ रूल 42, एंड यहाँ पे सेक्शन 17 रेड विथ रूल 43। तो जब आप लोग क्वेश्चन लिखोगे ये लैंग्वेज लिख दोगे तो बड़ा मस्त होगा, सेक्शन 17 रेड विथ रूल 42, नहीं तो सिर्फ रूल 42 भी लिख सकते हो एज पर योर मेमोरी। तो कैलकुलेशन रूल अभी लेफ्ट हैंड साइड में देखो, रूल 42 में हम लोग है कैलकुलेशन इन द सेम मंथ ऑफ अवेलिंग इनपुट्स, एंड ये भी मंथली कैलकुलेशन है रूल 43, ठीक है। तो अभी डिटेल में रूल 42 का स्टेप्स पढ़ते हैं। पहले तो स्टेप 1, बुक टोटल आईटीसी एज पर द इनवॉइस। मतलब इनवॉइस में आपको देखो इसका क्या मतलब है, बुक द टोटल आईटीसी एज पर इनवॉइस, तो इसको कॉमन क्रेडिट बोलेंगे। अभी इनवॉइस में जितना दिख रहा है आईटीसी का अमाउंट तो वो पूरा पूरा बुक कर लेंगे। फिर स्टेप 2 में आ जाओ, रिवर्स इन एलिजिबल पोर्शन। मतलब इसमें से जितना पोर्शन एग्जेम्प्ट टर्नओवर के लिए है उतना पोर्शन आप वो रेशियो में, एग्जेम्प्ट टर्नओवर डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर, वो रेशियो में आप रिवर्स कर दो आईटीसी। मतलब यहाँ पे एक ही झटके में, चाहे वो अमाउंट कितना भी बड़ा हो, एक ही झटके में पूरा आईटीसी रिवर्स कर लो, ठीक है। तो ये वाले केसेस को रिवर्सल बोलते हैं। एंड जो अपना रूल 43 है उसमें आ जाओ, स्टेप 1 है बुक टोटल कॉमन क्रेडिट एज पर द इनवॉइस में जितना दिख रहा है उतना पूरा पूरा बुक कर लो। फिर स्टेप 2 है वही सेम है, मंथली रिवर्सल ऑफ इन एलिजिबल पोर्शन। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हाउ टू रिवर्स द आईटीसी स्प्रेड। देखो यहाँ पे स्प्रेड द एंटायर, सीसी मतलब कॉमन क्रेडिट, तो स्प्रेड द एंटायर कॉमन क्रेडिट ओवर 60 मंथ्स पीरियड, क्योंकि लाइफ 60 मंथ्स का है एंड ये हम लोग रूल 43 कैपिटल गुड्स का बात करते हैं। स्प्रेड द एंटायर कॉमन क्रेडिट ओवर 60 मंथ्स पीरियड एंड फाइंड आउट मंथली कॉमन क्रेडिट। अब 60 से डिवाइड कर दोगे टोटल को, मंथली कॉमन क्रेडिट निकल के आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे ऐसे ऐसे एरो है, देखो जो मंथली कॉमन क्रेडिट निकल के आया आफ्टर डिवाइडिंग विथ 60, उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो एग्जाम टर्नओवर डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर। मतलब ये सब कैलकुलेशन वो सेम मंथ में हो रहा है। तो ये सब करने के बाद जो अमाउंट आया दैट विल बी रिवर्स्ड या फिर एडेड इन आउटपुट टैक्स लायबिलिटी फॉर ईच मंथ। फिर रूल 43 के कुछ स्पेशल केसेस भी है, वो देख लेते हैं। देखो स्पेशल केसेस इन रूल 43, एक तो ये फर्स्ट केस हुआ। ये दो स्पेशल केसेस के ऊपर ही एग्जामिनर टेस्ट करेंगे आपको, क्योंकि यही इसका मेन पार्ट है। एक तो यहाँ पे गुड्स मतलब कैपिटल गुड्स परचेज किया गया, फिर यहाँ से यहाँ तक जो कट ऑफ डेट लिख के रखा है, यहाँ से यहाँ तक मतलब देखो ये इसको थोड़ा नाम देना पड़ेगा पीरियड्स को, नहीं तो समझ में नहीं आएगा आपको। ये ए हो गया, पॉइंट ए, पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी। तो ए टू बी जो है यहाँ पे, अरे
ए टू बी जो है यहाँ पे एग्जेम्प्टेड यूज था, एग्जेम्प्टेड एक्सक्लूसिवली था, तो यहाँ पे आईटीसी नहीं मिल रहा था। फिर कट ऑफ डेट के बाद ये कॉमन यूज़ में चला गया। कॉमन यूज़ मतलब अभी हर महीने कुछ पोर्शन एलिजिबल, कुछ पोर्शन इनएलिजिबल, एलिजिबल इनएलिजिबल, एलिजिबल इनएलिजिबल, ऐसा हर महीने इसको वो उसका इनएलिजिबल पोर्शन अलग करना होगा। तो देखो जो ई आई फॉर एलिजिबल पोर्शन, अभी नॉन इनएलिजिबल पोर्शन। तो बुक टोटल, ये जो कट ऑफ पॉइंट है यहाँ पे, बुक टोटल कॉमन क्रेडिट एज पर द इनवॉइस, तो वो ई क्रेडिट लेजर में रिफ्लेक्ट करने लगेगा। फिर इनिशियली एट द टाइम ऑफ परचेज इट वाज इंटेंडेड टू बी यूज फॉर एग्जेम्प्टेड पर्पज। सो यहाँ पे पॉइंट ए से बी के अंदर, तो इट वॉज इंटेंडेड टू बी यूज फॉर एग्जेम्प्टेड पर्पज, हेंस आईटीसी वॉज नॉट बुक्ड, तो आईटीसी बुक नहीं किया था। हाउ एवर ऑन कट ऑफ डेट इट इज यूज फॉर कॉमन पर्पज, अभी पॉइंट बी में आके कॉमन पर्पज में यूज होगा, दैट इज बोथ एग्जेम्प्टेड नॉन एग्जेम्प्टेड कैटेगरी। तो ये वाले केस में स्टेप 1 है बुक टोटल कॉमन क्रेडिट एज पर द इनवॉइस ऑन कट ऑफ डेट। स्टेप 2 में आके फाइंड आउट मंथली क्रेडिट कर देंगे बाय 60। फिर अप टू कट ऑफ डेट, मतलब ए से बी तक का अप टू कट ऑफ डेट एट द रेट ऑफ 5% पर क्वार्टर, द अमाउंट इज एडेड टू आउटपुट टैक्स लायबिलिटी ऑफ द मंथ। सपोज ये अक्टूबर महीने का बात चल रहा है, तो अक्टूबर महीने में इतना वाला पोर्शन ऐड कर देंगे। कितना ऐड करेंगे? देखो अभी ए टू बी में 3 साल बीत गया, ये 3 साल के लिए आईटीसी आपको नहीं मिलना था, टोटल पीरियड है 5 ईयर्स, तो उसका अगर 10,000 का आईटीसी है, 10,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 5, तो 10,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 5 दैट कम्स 6,000। तो 6,000 आपको रिवर्स करना पड़ेगा। आफ्टर कट ऑफ डेट, कट ऑफ डेट चला गया, उसके बाद जो मंथली कॉमन क्रेडिट आया वो इंटू एग्जेम्प्टेड टर्नओवर डिवाइडेड बाई टोटल टर्नओवर, ये जो चीज़ निकल के आता है, दिस विल बी रिवर्स्ड मंथली आफ्टर कट ऑफ डेट। सो बेसिकली गाइज ये एक स्पेशल केस हुआ। फिर दूसरा स्पेशल केस देखते हैं, रूल 43 का स्पेशल केस 2। देखो यहाँ पे कैपिटल गुड्स परचेज किया गया, फिर ये कट ऑफ डेट आया, कट ऑफ डेट के बाद इनएलिजिबल एलिजिबल दोनों यूज़ हो रहा है, एक तो एलिजिबल भी है इनएलिजिबल भी है। बेसिकली इन शॉर्ट यहाँ पे कॉमन यूज़ है, एंड यहाँ पे पहले नॉन एग्जेम्प्टेड यूज़ था। तो नॉन एग्जेम्प्टेड यूज़ था मतलब पहले आईटीसी अलाउड था, आईटीसी अलाउड था मतलब यहाँ पे पूरा पूरा आईटीसी उसने बुक कर लिया रहेगा पहले ही। तो पहले अगर बुक कर लिया फिर से मत बुक करो। तो यहाँ पे देखो बुक कॉमन क्रेडिट एज पर इनवॉइस, बट ये केसेस में ना जो ई क्रेडिट लेजर है, ई क्रेडिट लेजर विल नॉट बी अपडेटेड बिकॉज द ई क्रेडिट लेजर वॉज ऑलरेडी अपडेटेड एट द टाइम ऑफ परचेज। जब परचेज किया था वो टाइम पे ही तो आईटीसी उसको अलाउड था, तो उसने ऑब्वियसली जो ई क्रेडिट लेजर था उसमें ले लिया होगा आईटीसी। फिर देखो स्टेप 2 में आ जाते हैं, रिवर्स इन एलिजिबल पोर्शन, मतलब ये जो आफ्टर कट ऑफ डेट है तो एडेड टू आउटपुट लायबिलिटी उसको ऐड करना होगा। फाइंड आउट मंथली कॉमन क्रेडिट, एक तो मंथली कॉमन क्रेडिट निकालो, फिर एग्जाम टर्नओवर डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर करो, ये जो अमाउंट निकल के आता है दिस विल बी द रिवर्सल आफ्टर कट ऑफ डेट। नोट, नो रिवर्सल ऑफ आईटीसी अप टू द कट ऑफ डेट एज इफ इट वाज एक्सक्लूसिवली फॉर नॉन एग्जाम पर्पसेस। यहाँ पे बिफोर कट, अरे यहाँ पे बिफोर कट ऑफ डेट मतलब ये ए बी सी, बिफोर कट ऑफ डेट मतलब ए से बी तक का बात हो रहा है। तो जो नोट है इसमें देखो, जो नोट है इसमें है नो रिवर्सल ऑफ आईटीसी अप टू द कट ऑफ डेट एज इफ it was used exclusively for non exempted पर्पस। मतलब यहाँ पे आईटीसी उसको अलाउड था। ये सब चीज़ ना बहुत लॉजिकल है, आप थोड़ा आप लोग इत्मीनान से सोचोगे ना तो सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो वो जो पहला वाला पीरियड है उसको, उसके लिए तो उसको आईटीसी मिलना था, नॉन एग्जेम्प्टेड कैटेगरी, मतलब हाँ नॉन एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में सप्लाई कर रहा था तो मिलना था, तो मिल जाएगा, तो उसका रिवर्सल नहीं होगा। क्वाइट सिंपल एंड क्वाइट लॉजिकल। फिर अपना रूल 42 पढ़ेंगे इसके बाद। रूल 43 हो गया विद अमेंडमेंट। नाउ वी आर मूविंग टू रूल 42। देखो ये जो रिवर्सल हो रहा है रूल 42 में, एक तो
ये रिवर्सल ऑन एक्चुअल बेसिस कर सकते हो। एक्चुअल बेसिस क्या है? इफ़ इन एलिजिबल पोर्शन इज आइडेंटिफिएबल एट द इनवॉइस लेवल। मतलब इनवॉइस लेवल पे आपको पता है कि कौन सा सप्लाई कितना पोर्शन उसका एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में यूज़ हो रहा है, कितना नॉन। दिस इज ये बहुत कम केसेस में होगा, तो इसलिए। एंड सेकेंड वे है ऑन बेसिस ऑफ फॉर्मूला। अभी यहाँ पे फॉर्मूला लॉ मेकर्स ने दे के रखा है, एक तो एग्जेम्प्टेड यूज़ का, दूसरा नॉन बिजनेस यूज़ का। जब एग्जेम्प्टेड नॉन एग्जेम्प्टेड का केस है, वो केस में इन एलिजिबल क्रेडिट इज कॉमन क्रेडिट इनटू एग्जेम्प्टेड टर्नओवर बाय टोटल टर्नओवर। एंड नॉन बिजनेस यूज जहाँ पे है, वो केस में 5% ऑफ कॉमन क्रेडिट क्वार्टरली कर लो। ये फॉर्मूला लॉ मेकर्स ने दे के रखा है। फिर एनुअल कैलकुलेशन ड्यू टू सेवरल, साल भर में बहुत डेबिट नोट्स क्रेडिट नोट्स ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर इशू किया जाता है सप्लायर के द्वारा। देयर में बी सम प्लस माइनसेस इन द रिवर्सल अमाउंट। जो अमाउंट आपने रिवर्स किया ना, उसमें भी प्लस माइनस बाद में हो सकता है। तो उस चीज़ को इफेक्ट करने के लिए डेबिट नोट क्रेडिट नोट है। अगर साल के एंड में इफ एक्सेस रिवर्सल ऑलरेडी मेड, मतलब ऑलरेडी रेसिपिएंट ने ज़्यादा रिवर्स कर दिया है। एंड दूसरा केस क्या हो सकता है? इफ़ लेस रिवर्सल इज मेड। तो जहाँ पे ज़्यादा रिवर्सल कर दिया है, वहाँ पे ऑब्वियसली वो फिर से मिल जाएगा, दैट इज री अवेल एक्सेस अमाउंट सो रिवर्स्ड ऑन फाइलिंग एनुअल रिटर्न। जो एनुअल रिटर्न फाइल करने से वो जो एक्सेस अमाउंट पे ऑलरेडी कर दिया है वो मिल जाएगा। कब तक फाइल करना है? 30 सितंबर तक। बट जो ये वाला केस में ना, कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, गवर्नमेंट आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देगा। फिर दूसरा जो केस है, अगर आपने कम रिवर्स किया था, तो रिवर्स सच एक्सेस अमाउंट अलॉन्ग विथ, ये केस में आपको गवर्नमेंट को 18% इंटरेस्ट देना है, बिकॉज एज अ टैक्स डिफॉल्टर आपने कम टैक्स पे किया था, विथ इंटरेस्ट पे करो 18%। बट वो आपको जब पेमेंट करते हैं तो आपको नहीं देगा इंटरेस्ट। तो ये देखो, फ्रॉम 1 अप्रैल ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर टू द डेट ऑफ रिवर्सल। कब से कब तक का है इंटरेस्ट? आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ 31 मार्च, जो नेक्स्ट अप्रैल का जो 1 तारीख है, वो 1 तारीख से लेके जब तक आप रिवर्सल नहीं करते हो, वो वाला पीरियड का 18% आपको इंटरेस्ट पे करके चलना है। तो दिस वॉज गाइज आवर रूल 42 एंड 43। तो अगले लेक्चर में हम लोग मीनिंग ऑफ टर्नओवर पढ़ेंगे इन डिफरेंट चैप्टर्स। फिर सेक्शन 18 पढ़ेंगे, लेफ्ट ओवर आईटीसी, जो आईटीसी रह गया है टाइम पीरियड के चेंज के वजह से। फिर 18 सेक्शन 18 ख़त्म करेंगे। उसके बाद ये जॉब वर्कर ख़त्म करेंगे। फिर इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर पढ़ लेंगे। दिस विल टेक आई गेस 20 to 25 मिनट्स में आपका आईटीसी चैप्टर नेक्स्ट लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा। तो गाइज, मेरे रिवीजन वीडियोस अगर आप लोगों को पसंद आ रहे हैं तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करो चैनल को, बिकॉज नेक्स्ट जो वीडियोस मैं अपलोड करूंगा ताकि उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। एंड मैं नया हूँ यूट्यूब में, तो आप लोग सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, कमेंट करोगे कैसा लगा, तो उसमें मेरे को भी अप्रिसिएशन मिलता है कि नहीं, मैं इतना एफर्ट दे रहा हूँ तो आप लोगों को शायद अच्छा लग रहा है। तो गाइज, दिस वाज इट फॉर टुडे। मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, यही हमेशा बोलता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।